तो देखिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से कई विभिन्न प्रकार के पदों पर नया भर्ती आया है। तो हम इस वीडियो में उन सभी भर्तियों के बारे में बात करेंगे। जितना ही पोस्ट आया है उन सभी के पोस्ट में, तो किस पोस्ट पर कितना सीट है और क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन उसे अप्लाई कर सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हम यहाँ पर पोस्ट का नाम देखें तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट में हमारा टोटल 57 सीट पर वैकेंसी आया है। अगर स्टेनोग्राफर की बात करें, जो स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट है उनकी बात करें तो 82 पदों पर भर्ती आया है और टोटल हमारा 139 पदों पर भर्ती आया हुआ है। अगर हम जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर पर्सनल असिस्टेंट की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, जो योग्यता है, देखिए जूनियर असिस्टेंट के लिए हमारे पास किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग स्पीड आपका 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज, थोड़ा सा बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज है वो होना चाहिए। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड देखिए 30 वर्ड पर मिनट है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आपका इंग्लिश टाइपिंग स्पीड भी 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ये हमारा किसके लिए था? ये हमारा जूनियर असिस्टेंट के लिए था। ये जो योग्यता है हमारा जूनियर असिस्टेंट के लिए था। अगर हम स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है किसी भी विषय में स्नातक, किसी भी विषय से अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। हिंदी स्टेनोग्राफर स्पीड आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग स्पीड जो आपका है 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज, थोड़ा सा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। यहाँ पर नोट दिया है, उन अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश स्टेनोग्राफर स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होगी। तो देखिए, ये आपका कंपलसरी है, लेकिन अगर आपको ये आता है तो आपके ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपका इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट है तो आपको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, आपको उसमें आगे रखा जाएगा। लेकिन ये जो है ये आपका कंपलसरी है, ये भी आपका आना चाहिए। अगर हम इनकी एज लिमिट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए, आपका जो एज लिमिट है, आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपका 21 वर्ष से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अधिकतम उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और जो आपका जो एज कैलकुलेट करना है 1 जनवरी 2024 के बेस पर कैलकुलेट करना है। मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को आप अगर 21 वर्ष के होते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 वर्ष में आपका अप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 जनवरी 2024 को आप 21 वर्ष को आप होते हैं तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो 1 जनवरी को बेस मानकर आप उसे अपना जो है एज लिमिट कैलकुलेट कीजिएगा, आधार पर की जाएगी। यानी 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को अधिकतम आयु में अनुसार छूट दी जाएगी। तो जो इसका जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार आपको जो है मैक्सिमम एज में छूट दी जाएगी। देखिए, जो रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलता है, वो मिनिमम आयु में नहीं मिलता है, या मैक्सिमम आयु में आपको मिलता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो चयन प्रक्रिया है, तो कैसे इसका चयन किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों को चयन हेतु वस्तुनिष्ठ जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है वो लिख लिया जाएगा। फिर आपका जो लिखित परीक्षा है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा लिया जाएगा। जैसे कि एक प्रश्न दिया जाएगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें से एक ऑप्शन को टिक करना है, इस प्रकार की परीक्षा लिया जाएगा। फिर आपका जो स्टेनोग्राफर टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो इन सभी चरणों से गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर हम देखिए, अगर यहाँ पर हम पैटर्न की बात करते हैं, जो सिलेबस पैटर्न इस एग्जाम से रिलेटेड, तो देखिए, लिखित परीक्षा व स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और ओएमआर सीट पर होगी। जो आपका रंगने वाला ओएमआर सीट होता है उस पर होगी। लिखित परीक्षा कुल 140 अंक की होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा की जो समय अवधि है वो 2 घंटे 30 मिनट की होगी, मतलब 2.5 घंटे की आपकी इस समय टोटल दिया जाएगा एग्जाम के लिए। लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का ही प्रावधान होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1.4 अंक काट लिए जाएंगे, मतलब आपका 0.25 अंक काट लिया जाएगा। मान लीजिए आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 अंक चला जाएगा। तो देखिए, इसमें नेगेटिव का ही प्रावधान है, तो इसलिए सोच समझ कर जो आपका आंसर टिक करिएगा, ताकि आपको जो सही बना है उसमें से आपका मार्क्स कटे नहीं। ओएमआर शीट में व्हाइटनर का उपयोग विकल्पों का जो खुरचना है, अगर मान लीजिए आप कुछ गलती से उस पर टिक कर दिए, अगर उसको आप मिटा रहे हैं, खुरच रहे हैं, फिर छेड़ आदि प्रतिबंध है तो वो नहीं माना जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी, इसलिए ये सब ना ही करें तो अच्छा है। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान
फिर आपका सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का माध्यम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। लिखित परीक्षा के बाद टाइपिंग टेस्ट, स्टेनोग्राफर टेस्ट 60 अंक का होगा। तो देखिए जो आपका है टोटल रिटन एग्जाम 140 अंक का होगा, 60 अंक का आपका जो है ये टाइपिंग स्पीड और स्टेनोग्राफर टेस्ट, मतलब टोटल आपका 200 अंक रहेगा टोटल, मतलब रिटन एग्जाम और ये टाइपिंग टेस्ट ये सब मिलाकर आपका जो 200 अंक के बाद आपका जो मेरिट लिस्ट निकलेगा उस पर कट ऑफ जाएगा। तो आपका कितना कट ऑफ, कैसे आपका जो मेरिट लिस्ट निकलता है कितना कट ऑफ पर, देखिए यहाँ पर इस नोट में दिया है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी को न्यूनतम 45% अंक लाने होंगे। एससी एसटी अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35% अंक लाने होंगे। तो देखिए यहाँ बोला है जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जो 140 अंक का एग्जाम होगा रिटर्न एग्जाम, उसमें आपको ईडब्ल्यूएस और जनरल और ओबीसी के लिए आपको 45% अंक लाने होंगे, तभी आप जो स्टेनोग्राफर टेस्ट में बैठ सकते हैं। जो टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफर टेस्ट है उसमें आप बैठ सकते हैं अगर आप रिटर्न एग्जाम में 45% अंक लाते हैं तो। फिर आपका जो STS है उनको 35% अंक लाना होगा, तब आप जो है टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफर टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, अगर आप लिखित एग्जाम में इतना और इतना % अंक अपने कैटेगरी अनुसार लाते हैं तो। देखिए अगर हम यहाँ पर सैलरी की बात करते हैं तो जो हमारा जो स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट का जो सैलरी है, तो देखिए उनके पोस्ट के अनुसार 21,700 से 69,100 तक आपका सैलरी दिया जाएगा। फिर जो हमारा अगर दूसरे पोस्ट का बात करें तो हमारा 29,200 से 92,300 का आपका सैलरी दिया जाएगा। फिर 44,900 से 1,42,400 तक आपका सैलरी दिया जाएगा। ये लेवल 7 का, ये लेवल 5 का और लेवल 3 का सैलरी रहेगा। बेसिक पे के अलावा देखिए ये जो हम ये सभी है जो बेसिक पे के, ये सब बेसिक पे, बेसिक पे इसको सैलरी बोलते हैं। इसके अलावा आपका भत्ता भी दिया जाएगा, जैसे कि महंगाई भत्ता हो गया, यात्रा जो आपका ट्रेवल अलाउंस हो गया वो हो जाएगा, मेडिकल जो आपका मेडिकल का सुविधा है वो दिया जाएगा, और आपको होम अलाउंस, ये सभी आपको भत्ते इसके अलावा मिलेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए हम अगर हम अप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो जनरल के लिए वो 1,000 रुपया है, उत्तराखंड ओबीसी के लिए 1,000 रुपया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया है, उत्तराखंड ST/SC के लिए 500 रुपया है, और उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 500 रुपया है। तो देखिए ये सब अप्लीकेशन फ़ीस है, आपको इतना देना पड़ेगा अपने कैटेगरी वाइज, तो इस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। आप इसे किसी माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, किसी माध्यम से जिससे चाहें उसे अपने भुगतान कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस का। अगर यहाँ पर हम डेट की बात करें तो देखिए जो आवेदन के शुरू होने का डेट है वो 25 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट जो आपका डेट है फॉर्म भरने का वो 22 फरवरी तक है, 22 फरवरी 2024 तक है, और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी तक है। तो आप 23 फरवरी तक अपना शुल्क जमा कर सकते हैं, और 22 फरवरी तक अपना जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो कर सकते हैं, डिटेल भर सकते हैं। जो परीक्षा की तिथि है 17 मार्च की होगी संभवतः, जो ये कंफर्म नहीं है, ये मतलब संभवतः 17 मार्च की होगी। उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा, तो वीडियो उसके लिए हम वीडियो बना देंगे तो इसका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। तो लेकिन संभवतः मतलब मार्च के लेकर चलिए, तो जो 17 मार्च का दिया है तो मार्च ही में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिएगा अपने हिसाब से। अगर देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो जो फॉर्म भरने में कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यकता होंगे, तो आपको मोबाइल नंबर होना चाहिए एक्टिव, ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए जो आप हमेशा यूज करते हैं, फिर आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट, ग्रेजुएशन वगैरह इन सब का, फिर आपका अगर आप OBC, EWS, अगर ST/SC है तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो लगेगा, फिर आपका ID प्रूफ जो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड है, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं जो महत्वपूर्ण निर्देश है, तो अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आवेदन करने से पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ ले, सभी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में ही आवेदन करें। तो देखिए एक बार जो इसको एप्लीकेशन को जो अप्लाई किया जाए उससे पहले इसका जो फुल नोटिफिकेशन उसमें पढ़ लीजिएगा, उसमें सारा चीज़ डिटेल में दिया रहेगा। तो हम इसका नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की कर सकते हैं। तो देखिए आप इस केवल ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं, जो आवेदन का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जाके वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक सही सही भरे, जो आपका सर्टिफिकेट में सब डिटेल है, नाम वगैरह, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो सर्टिफिकेट है वही सेम टू सेम अपने फॉर्म में डालना है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। आवेदन पत्र में अपना अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही दर्ज करें, क्योंकि भविष्य में इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भेजी जा सकती है। तो देखिए जो आपका मोबाइल नंबर है, जो ईमेल आईडी है वो एक्टिव होना चाहिए, मतलब उस पर SMS वगैरह आ सके वहीं डालिएगा।
ताकि बाद में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको प्राप्त हो सके, कोई दिक्कत ना हो। देखिए अगला पॉइंट नंबर आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख ले। तो जो भी आपका जो एप्लीकेशन आप जो सबमिट करते हैं, तो सबमिट करने के बाद एक रिसिप्ट निकलता है, तो रिसिप्ट को अपने पास रख लीजिए, ताकि बाद में जो एप्लीकेशन आईडी है, जो उसमें जो एप्लीकेशन जनरेट होता है, वो एप्लीकेशन आईडी आपको बहुत काम आएगा। वो ये चाहे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए या रिजल्ट देखने के लिए वो बहुत काम आता है। तो उसे रिसिप्ट है अपने पास रख लेना है। थैंक यू वेरी मच।